हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। यह क्वेश्चन भारतीय संविधान के से संबंधित क्वेश्चन है। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वह यूपीपी का एग्जाम दे रहे हों या यूपीपीसीएस का या किसी भी एग्जाम दे रहे होंगे, यह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए इन क्वेश्चनों को क्रमवार से कॉन्सेप्ट को समझते हुए अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है लेकिन फटाफट देखते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जीके के। तो आइए इनको शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन अब देखेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत का जो कार्यपालिकीय अध्यक्ष है, वो भारत का कार्यपालिकीय अध्यक्ष जो है कौन होता है? भारत का कार्यपालिकीय अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का कार्यपालिकीय अध्यक्ष कौन होता है? हम सब जानते हैं भारत का कार्यपालिकीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें तो हम सब जानते हैं राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है संविधान में। ठीक है, अगर आप अनुच्छेद 53 में थोड़ी नजर डालेंगे तो अनुच्छेद 53 में ही यह बात कही गई है कि संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा, संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वह कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं कर सकता है या अपने किसी पदाधिकारी के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति। तो अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि भारत का कार्यपालिकीय अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है? राष्ट्रपति होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, किस रीति से होता है, इसमें आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से होता है, कि ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, कि ऑप्शन डी राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, कि ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है राज्यसभा, लोकसभा और दिल्ली प्लस पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। किस प्रकार होता है? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। यानी जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों को नहीं शामिल किया गया। किसको? मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। और इसमें जो है सभी विधानसभाओं को भी नहीं शामिल किया गया, सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को शामिल किया गया है। अच्छा, इसे कब शामिल किया गया है? इसे 17वें संविधान संशोधन द्वारा, कब? 17वें संविधान संशोधन द्वारा, 17वें संविधान संशोधन 1992 में जो है इसको शामिल किया गया, उसको दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति के अगर निर्वाचक मंडल की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 54 में अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। उसमें बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर, अगर इसका राइट जवाब जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा और दिल्ली प्लस पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पूछा गया क्या आवश्यक नहीं है, यानी आप अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या नहीं आवश्यक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो। पहला क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो। दूसरा कहा गया कि पढ़ा लिखा हो। और तीसरा कहा है कि संसद के किसी सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। और चौथा कहा गया है कि देश का नागरिक हो, देश का। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। इसमें जो बी दिया गया, बी कहा गया पढ़ा लिखा होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। आप मान लीजिए राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं तब भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? आपकी 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए चुना जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है पद के लिए आप चुने जा सकते हैं। ठीक है,
अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए भी आप अगर एक बार निर्वाचित हो गए तो आप कई बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। आप इसको हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। सेम क्वेश्चन है, उसके ऊपर जो भी हमने बताया भी, कहा भारत का राष्ट्रपति जो है कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए जो पात्र होगा, जिसमें ऑप्शन दिया गया 1 बार कि 2 बार कि 3 बार कि कितनी भी बार। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो हो अगर एक बार हो गया है तो वह पुनः भी चाहे जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति का निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है उसका चाहे जितनी बार चाहे। इसमें संविधान मौन है, इसमें संविधान ये नहीं कहा गया है कि जो है आप एक बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ चुके हैं तो दोबारा नहीं लड़ेंगे, आप चाहे दोबारा भी लड़ सकते हैं। अच्छा, पुनर्निर्वाचन की बात अनुच्छेद 57 में की गई। किसमें? अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में अगर देखेंगे आप तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात कही गई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया गया लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी दिया गया भारत के उपराष्ट्रपति को, कि ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, कि ऑप्शन नंबर डी भारत के प्रधानमंत्री को। तो हम सब जानते हैं भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। अच्छा, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र वो किसको सौंपता है, भारत के राष्ट्रपति को। यानी एक दूसरे को वो अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, कहा गया इसमें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग क्या होती है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति के। अच्छा, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है संसद के किसी भी सदन द्वारा तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिए गए, ऑप्शन नंबर ए 356, ऑप्शन नंबर बी दिए गए अनुच्छेद 75, कि ऑप्शन नंबर सी 74, कि ऑप्शन नंबर डी 61। तो हम सब जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रावधान जो है संसद के किसी भी सदन से लगाया जाता है और यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद किसी भी सदन से लगाया जाता है और यह दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, ठीक है, बहुमत से। जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पूर्ण माना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया गया है, कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अच्छा, अध्यादेश क्या होता है। मान लीजिए कि संसद का कोई भी सत्र इस समय उपस्थित नहीं है, कोई कानून आवश्यक हो रहा है बनाना, तो राष्ट्रपति ऐसे विषय पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं है, अगर सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति किसी भी विषय पर जो विषय उसमें आवश्यक है उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, कहा गया है इसमें कि इस शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हम सब जानते हैं कि इसमें अनुच्छेद 123 में जो है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है 123 में। अच्छा, अगर अनुच्छेद 213 पूछे तो 213 जो है इसमें जो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, इसमें प्रावधान किया गया। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को इसमें दी गई 213 में और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें 123 में। ठीक है, और ऐसे अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है वो संसद के संसद के सत्र में होने के बाद जो है 6 सप्ताह के बाद जो है समाप्त हो जाता है। अगर संसद चाहे उसे तो उसे आगे के लिए बढ़ा भी सकता है, लेकिन जो है अगर चाहे तो उसे 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, मतलब बुलाई जाती है। आहूत की जाती है मतलब बुलाई जाती है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है। जब मान लीजिए कोई संसद के दोनों सदनों द्वारा मान लीजिए कोई विधेयक संसद के एक सदन से पारित हो गया, अब जब दूसरे सदन में जा रहा है तो कुछ विषयों पर लेकर दूसरा सदन जो है सहमत नहीं है, गतिरोध उत्पन्न हो जा रहा है। अब जब गतिरोध हो रहा है तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए जो है उस कानून को पारित करवाने के लिए जो है राष्ट्रपति जो है दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और दोनों की संयुक्त बैठक बुलाकर जो साधारण बहुमत से जो है उस कानून को पारित कर देते हैं। ठीक है, तो पूछा गया कि आहूत किसके द्वारा की जाती है। इसमें हमारा सही जवाब हो क्यों, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है।
संयुक्त बैठक में, ठीक है। और संयुक्त बैठक में कोई भी कानून साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। तो इसमें कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया था लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, बुलाई जाती है? तो हमारा राइट जवाब होगा किससे? राष्ट्रपति के द्वारा। किसी? राष्ट्रपति द्वारा। आंसर नंबर सी राइट जवाब, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया भारत के महान्यायाधीश की, भारत के महान्यायाधीश की। ऑप्शन नंबर बी दिया गया नियंत्रक हिमालय का परीक्षक की ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल की उपयुक्त सभी। तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है क्योंकि अनुच्छेद 76 में जो है कहा गया कि जो महान्यायाधीश होगा, महान्यायवादी, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पेन धारण करेगा अनुच्छेद 76 में। तो महान्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी भारत राष्ट्रपति जो होता है वह भारत के महान्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, थोड़ा तर्क सहित क्वेश्चन है, कथन और कारण संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कथन दिया गया है, एक क्वेश्चन कहा गया कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो हम सब जानते हैं अनुच्छेद 79 में, जो आप देखेंगे अनुच्छेद 79 में जहाँ संसद की बात, गठन की बात की गई, उसमें कहा गया कि संसद के राष्ट्रपति जो संसद बनती है वो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का भाग होता है क्योंकि कानून निर्माण में जो है राष्ट्रपति जो भी अपनी भी स्वीकृति देता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, यानी हमारा कथन क्या है? सही है। अच्छा, इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो कथन कहाँ सही है? तो कथन देखेंगे ए आर दोनों सही है। अच्छा, इस कथन कारण को भी पढ़ लेते हैं। कारण कहा गया है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, जो मान लीजिए संसद के दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जब कोई कानून या विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून ही बन पाता है। अगर राष्ट्रपति की, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम समझा दे रहे हैं आपको। कहा गया कि राष्ट्र संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो वह कानून नहीं बन सकता है। सही बात है, अगर राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं देगा तो कानून नहीं बनेगा। अगर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देगा तो वह कानून बन जाएगा, अगर स्वीकृति नहीं देगा तो वह कानून नहीं बनेगा। इसमें कहा गया कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो ये भी कारण भी सही है। तो यानी हमारा कौन ऑप्शन सही होगा? ए और दोनों सही है, और ए आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो इन क्वेश्चन को जो है रिवाइज करिए और ऐसे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार दो बार इस वीडियो को देखिएगा। इन क्वेश्चन को खुद से लगाने का अभ्यास करिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में